अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैन करीम है और मैं फ़िज़िक्स का लेक्चरर हूँ। हम लोग फ़िज़िक्स बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे जिससे आपको उन टॉपिक्स में जो हम पढ़ेंगे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलें क्लासरूम की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले क्या आप बता सकते हो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स हम लोग कहते हैं किसी एक स्पेसिफिक एरिया से कितना अमाउंट गुजर रहा है, ठीक है, किसी भी चीज पर एक खास एरिया से कोई भी चीज कितनी ज्यादा गुजर रही है वो फ्लक्स कहलाता है। उसको हम क्या कहेंगे? अमाउंट ऑफ समथिंग, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम लोग इस समथिंग के बारे में बात नहीं कर रहे। द अमाउंट ऑफ समथिंग पासिंग थ्रू एन एरिया, एक खास एरिया से कोई स्पेसिफिक चीज कितना ज्यादा गुजर रही है वो फ्लक्स है। आपने लास्ट क्लास में फर्स्ट ईयर में वाटर से रिलेटेड फ्लक्स पढ़ा, ठीक है, कि एक खास एरिया से कितना ज्यादा पानी गुजर रहा है तो वो उस वाटर से रिलेटेड फ्लक्स कहलाता है। इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर हम लोग खिड़की की मिसाल लें, स्पेसिफिक खिड़की में से कितनी हवा आ या जा सकती है तो वो इसका एयर फ्लक्स कहलाएगा। अब बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब लग ऐसे रहा है कि खास जगह से चार्जेस मूव कर रही हैं, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करवाता हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, और अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज मूव नहीं करेगा, चार्ज रुका है। जब तक कोई इंटरेक्शन नहीं होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में तब तक चार्ज मूव नहीं करेगा। हमारे यहाँ पर चार्ज के मूव होने की बात नहीं हो रही, फिर किस चीज की बात हो रही? अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ स्पेसिफिक एरिया, एक खास जगह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ वी आर कंसीडरिंग टू पैरेलल प्लेट्स। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वी हैव टू प्लेट्स दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। लेट्स सपोज ये वाली पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से हमें ऑब्जर्व होंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म किस केस में होती है? पैरेलल प्लेट्स के केस में। ये भी आपने याद रखना। नॉन यूनिफॉर्म का अगला टॉपिक है वो भी देखेंगे। फिलहाल यूनिफॉर्म किस केस में होती है? पैरेलल प्लेट्स के केस में। अब जब भी आप किसी भी डायग्राम में इस तरह की लकीरें देते हैं तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपने समझ जाना है यहां पर पॉजिटिव प्लेट है, यहां पर नेगेटिव प्लेट है, चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करती हैं, तो ये वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। यहां पर हर जगह पे प्लेट बना हुआ नहीं आएगा, ठीक है। अब बुक में भी देख लो आपके पास इस तरह की लकीरें जा रही हैं, तो आपने खुद विजुअलाइज करना है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस तरफ भी प्लेट है, उस तरफ भी प्लेट, बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि जो लकीरें हैं ये जो डायग्राम है दोनों का एक ही मतलब, मैंने दोनों बनाए, सही है। अभी आगे इस तरह नहीं बनाऊंगा बल्कि मैं इस तरह बनाऊंगा, तो मैं खुद समझ आना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स basically is represented by the symbol phi
एंड अ सबस्क्रिप्ट कैपिटल ई, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, नीचे छोटा सा लिखा रहता है, और कैपिटल ई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। अच्छा, नॉर्मल एरिया नहीं, उसको हम लोग वेक्टर एरिया कहते हैं, वेक्टर एरिया कहते हैं। सिंपल सी बात है, जब लफ्ज वेक्टर आ गया तो डायरेक्शन आ गई। एरिया जैसे स्केलर होता है, उसकी कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं। वेक्टर एरिया ऐसा एरिया जिसके अंदर डायरेक्शन भी नहीं, सिंपल, ठीक है। अब एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी हम लोग कुछ देख के आए। तो इन दोनों के बीच में डॉट या स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट से क्या बनता है? स्केलर क्वांटिटी। हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी, सही है। दूसरी बात, अब इस डॉट प्रोडक्ट को हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है? डॉट प्रोडक्ट को जब सॉल्व करते हैं क्या आता है? कॉस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा साहब? कॉस, ठीक है। याद रखो मसला। डेफिनेशन पे वापस आते हैं। आप फार्मूले से भी डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस फार्मूले से डेफिनेशन बनाना चाहूं तो क्या बनेगी? द स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सही है। हमारे पास ये वैल्यू आ गई जब हमने इसको बोला। अब यहां पर हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। हमने नॉर्मली फार्मूला लिख दिया, इसकी डेफिनेशन लिख दी, लेकिन इसको आप विजुअलाइज करिए, इसको देखकर समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो मुझे दो रजिस्टर चाहिए, पॉज कर दिया। अभी जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया, हमारे पास तीन मेन सिनेरियोज हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम बात करेंगे फॉर मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स कब बनता है? जब एंगल हमारे पास 0 डिग्री। कैसे? जैसे कि हमने विजुअलाइज किया, लेट्स सपोज ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, और ये मेरे पास सरफेस एरिया है जो इनके बीच में पड़ा है। जो इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की भी कोई डायरेक्शन है, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास जो एंगल होगा वो क्या होगा? तो हम इस फार्मूले में cos थीटा, थीटा की जगह पे 0 लगा देंगे। हमारे पास क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू EA cos 0। cos 0 हमारे पास 1 आता है, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में आएगा जब थीटा 0। अच्छा, हम लोग इस केस को मैक्सिमम क्यों कह रहे हैं? अब इस बारे में बात, अगर आप गौर करो यहां पर cos आया है, याद रखना जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से cos या sin हो तो हमारे पास जो मैक्सिमम अचीवेबल वैल्यू है वो 1 होती है। आप cos किसी भी एंगल का लो, चाहे मीडियम तक निकल दो, या sin किसी भी एंगल का लो, वो भी आप कितनी बड़ी वैल्यू नंबर ले लो, लेकिन इनका आंसर जो है वो 0 से 1 के बीच में है। माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, -1 से 0 तक और 0 से 1 तक रहेगा, इस रेंज में रहेगा, इस रेंज से बाहर कभी भी नहीं चलता। तो मुझे बताओ इस रेंज की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी? 1। तो वही यहाँ पर हमारे पास, इसीलिए ये मैक्सिमम फ्लक्स कहलाता है। अब सेकंड सिनेरियो,
फॉर मिनिमम फ्लक्स, जब हमारे पास फ्लक्स मिनिमम हो तो उस टाइम एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब किस तरीके से वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बना देते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं। लेट्स सपोज अब इस दफा हमारे पास सरफेस एरिया जो सा है वो कुछ इस तरीके से बना है, ठीक है। अब जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या तो इस एरिया के ऊपर से गुजर रहे हैं या नीचे से गुजर रहे हैं, ना के बराबर इसके अंदर से अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो इसीलिए यहां पर इस सरफेस का जो एंगल बन रहा है वो ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है वो ये है। इन दोनों के बीच में क्या कौन सा एंगल है 90 डिग्री का, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। तो यहां से हमारे पास एंगल क्या बनता है 90। अब इसी फार्मूले में हम पहले हमारे पास क्या है phi e is equal to EA cos 90। cos 90 किसके बराबर होता है 0। 0 से कितना होगा सारा 0, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स when surface area is perpendicular to electric field lines, या minimum flux इस केस में मिलता जो कि 0 है। थर्ड केस for flux at any angle, let's suppose हम उस एंगल को कंसीडर करते हैं थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक खास एंगल पे कितना है हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और हमारा जो सरफेस है वो थोड़ा सा तिरछा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया बनेगा वो ये डायरेक्शन बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है। तो इनके बीच में एक खास एंगल बनेगा जिसका नाम क्या होगा थीटा, ठीक है। तो ये उस थीटा की बात की जा रही है। इस केस में आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं phi e is equal to E A cos theta। जो भी एंगल की वैल्यू होगा क्या पुट करोगे आगे सॉल्व करोगे, ठीक है। क्लियर है, कोई मसला? ये हमारे पास तीन कंडीशन है। अब बात करते हैं डिपेंडेंसीज की, ठीक है। जैसा कि हम फार्मूले में देख सकते हैं, याद रखना डिपेंडेंसी भी फार्मूले से पता चलती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन तीन चीजों पे डिपेंड है। पहली क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे, ये एक सवाल हमारे दिमाग में अक्सर होता है, ठीक है। तो हम इस सिनेरियो को ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स सपोज हम लोग इस सिनेरियो में, ठीक है। यहां पर मेरे पास पॉजिटिव प्लेट थी, इस तरफ मेरे पास नेगेटिव प्लेट थी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इधर चार्जेस बढ़ा रहा हूं, चार्जेस ज्यादा हो गए, ठीक है। चार्जेस ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा हो गई, ठीक है। दोनों के बीच में जितने ज्यादा चार्जेस मौजूद होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेंगी दोनों प्लेट्स के बीच में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब एरिया वही था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा हो गई, समझ? सेकंड सिनेरियो एरिया से किस तरीके से, लेट्स सपोज अगर मैं ये एरिया छोटा कर दूं, इतना कर दूं, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ ये एरिया है जो इन लाइंस में से गुजर रहा है, तो हमारे पास अब कम लाइंस गुजर रही है, तो कम लाइंस गुजरने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम हो जाएगा। थर्ड सिनेरियो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। तो ये इन तीन कंडीशंस में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जैसे जैसे एरिया को मैं एंगल को मैं बढ़ाता जाऊं, ठीक है। फिलहाल एंगल 0 दूंगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। और जिस टाइम ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उस वक्त 0 हो जाएगा।
तो एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन मेनली थ्री थिंग्स। वन ऑफ देम इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, second one is area, and third one is the angle between electric field intensity and magnetic field.